अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। इको 401 के सिलसिले में आज हम 25वें लेक्चर पर बात करेंगे। इस लेक्चर से हम बाकायदा मैक्रो इकनॉमिक्स का आगाज़ करेंगे। मैक्रो इकनॉमिक्स के बारे में हम देखेंगे कि मैक्रो इकनॉमिक्स जो इकनॉमिक्स की एक सब ब्रांच है, ये कब इसने अपना इनफरादी वजूद कायम किया। उसके अलावा हम देखेंगे कि मैक्रो इकनॉमिक्स कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करती है। इसके साथ साथ इस लेक्चर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 25, मैक्रो इकनॉमिक्स। इसकी तारीफ देखते हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स दैट डील विद परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। किसी भी मुल्क की तमाम पूरी इकोनॉमी को कवर करती है ये मैक्रो इकनॉमिक। मैक्रो इकनॉमिक में किसी भी मुल्क की तमाम डिमांड, तमाम उस मुल्क की मजमूई जो सप्लाई है, प्राइस मेकनिज़म है पूरे मुल्क का, उसके अलावा इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये सारे के मामलात जो है मैक्रो इकनॉमिक्स में कवर हो रहे होते हैं। जबकि माइक्रो इकनॉमिक में जो हमने पहले पढ़े 22-23 लेक्चर, उसमें इनफरादी तौर पर किसी भी एक फर्म की या किसी भी एक तबके की जो आमदन है या मुनाफा है वो हम कवर कर रहे होते थे। अगर मैं इसकी मिसाल दूँ माइक्रो और मैक्रो की, माइक्रो MI वाली जो है ये इस तरह से है कि ये एक दरख्त है। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम उस दरख्त में पत्तों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं। जब हम मैक्रो की बात करते हैं, MA मैक्रो की बात करते हैं, तब हम पूरे दरख्त को देख रहे होते हैं, ठीक है, कि वो दरख्त किस तरह से फल देता है, किस वक्त फल देता है, किस वक्त फल नहीं देता, ठीक है, क्या उसकी हाइट है, क्या चीज़ें हैं। तो ये पूरे, अगर हम पूरे मजमूए को देखें तो मैक्रो है, अगर इनफरादी तौर पर देखें तो माइक्रो है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं। एग्रीगेट का लफ्ज़ नया है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, सम टोटल, मजमुआ, ठीक है, या तमाम कह सकते हैं। तो पूरे मुल्क की जो डिमांड होगी वो एग्रीगेट डिमांड होगी, सही है। अब पूरे मुल्क में किसी भी चीज़ की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड से मुराद अब ये नहीं है कि पूरे मुल्क की तमाम लैपटॉप की डिमांड, नहीं, पूरे मुल्क की तमाम लैपटॉप की भी डिमांड, पूरे मुल्क की तमाम मेडिसिन की भी डिमांड, पूरे मुल्क की तमाम चीज़ों की डिमांड, उस मुल्क में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी डिमांड, ठीक है, किसी एक चीज़ की नहीं, तमाम चीज़ों की डिमांड एग्रीगेट डिमांड में आएगी। यहाँ वो क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड इज टोटल प्लान्ड और डिज़ायर स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। देखिए, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, चीज़ें खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तब चीज़ें खरीदी जाती हैं। एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। देखिए, हम जब चीज़ें खरीदते हैं, एक तो कंजम्पशन, घर के लिए चीज़ें हम खरीदते हैं तो उसको हम कंजम्पशन में आता है। इन्वेस्टमेंट में जब मैं बात करूँगा तो बहुत सी फर्म्स होती हैं जो कि कैपिटल खरीदती है, पिछले ही लेक्चर में हमने बात की। तो कैपिटल जब वो खरीदती है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदती है, वो उस कैपिटल से मज़ीद चीज़ें बनाती है, तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के ज़रिए से भी होती है, गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें खरीदती हैं। जैसे मैं बताऊं, डिफेंस का जो हमारा सिस्टम है, जैसे ये जेट तैयारे है, फाइटर जेट, तो वो जो गवर्नमेंट चीज़ें खरीदती है वो गवर्नमेंट खरीदती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो भी एक तरह से आती है डिमांड में। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि जो टोटल इंपोर्ट हमने की उसमें से वो माइनस कर दी जाए, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से चीज़ें क्या होती है, इन तमाम तरीक़ों से चीज़ें खरीदी जाती है। अब क्या कह रहे हैं आगे, एंड इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू एग्रीगेट प्राइस लेवल थ्रू वेल्थ, इंटरेस्ट रेट एंड इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ सिर्फ इतना बताना ज़रूरी है कि डिमांड में हमने बेसिक बातें ये पढ़ी थी कि जब हम चीज़ें खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है तो चीज़ें खरीदना कम कर देते हैं। एग्रीगेट में भी ऐसे ही है, जब प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, किस तरह से, वेल्थ के ज़रिए से उसकी कीमत अगर बढ़ जाए चीज़ की, इंटरेस्ट, अगर किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, जैसे मैंने फाइटर जेट की मिसाल दी, उस पर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और हम डिमांड उसकी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस एग्रीगेट डिमांड सादा लफ्ज़ों में ये है कि किसी भी मुल्क की जो मजमूई डिमांड होती है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। उसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल सेम चीज़ है, जैसे डिमांड वाली है, वहाँ डिमांड और यहाँ क्या है,
सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द फर्म्स ऑफ इकोनॉमी वुड और कैन विलिंगली प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब पूरे मुल्क में तमाम की तमाम जो फर्म्स हैं वो जो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, जो सप्लाई होती है पूरे मुल्क की, वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह किसी एक चीज़ की सप्लाई नहीं, पूरे मुल्क में जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं उनकी तमाम की सप्लाई वो एग्रीगेट सप्लाई में आती है। एग्रीगेट सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ अवेलेबल इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस लेवल। बिल्कुल ऐसे ही है। सप्लाई हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जिस कदर इम्प्रूव होगी उस कदर सप्लाई बढ़ेगी, इनपुट्स जिस कदर होगी, जितनी ज़्यादा इनपुट देंगे उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस लेवल पर भी बड़ा इसका इन्हिसार होता है। इट स्लोप्स अपवर्ड इन पी क्यू आउटपुट स्पेस। ठीक है, ये तो आसान सी बात है, इसमें मुश्किल नहीं। ये बिल्कुल सप्लाई कर्व की बात कर रहा है ना। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग थी, हमने पढ़ा था प्राइस और क्वांटिटी स्पेस में, प्राइस का ग्राफ बनाया था और क्वांटिटी का। बट एग्जैक्ट स्लोप डिपेंड्स अपॉन वेदर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग इन एट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा तो फ्लैट होगी सप्लाई कर्व, और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगी, स्टीप होगी। ये सिर्फ MCQs के हवाले से आप जो है याद रख लें अभी, कि बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो फ्लैट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगी, स्टीप होगी। उसके बाद है क्लासिकल इकोनॉमीज़। क्लासिकल इकोनॉमीज़ में एडम स्मिथ, डेविड रिचर्डो और ये दो चार नाम ये थे। अच्छा, ये एक तरह से ना स्कूल है, एक क्लासिकल इकोनॉमी स्कूल, केन्स स्कूल। स्कूल से मुराद ये नहीं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, एक तरह से थीरीज कह सकते हैं हम। तो एक क्लासिकल इकोनॉमीज़ में ये जो थे, इन्होंने थीरी ये दी कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम खुद ब खुद हासिल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्री मार्केट में हासिल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है। इक्विलिब्रियम ऐसे सेट होता था, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, ऐसे सेट होता था कि जनाब अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उस चीज़ की क्या हो जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही था, इसी तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बात की क्लासिकल इकोनॉमीज़ ने। ये कहते हैं कि जो मैक्रो है वो दरअसल माइक्रो लेवल की पर बुनियाद पर बना होता है। जो तब्दीलियाँ माइक्रो में होगी वही मैक्रो में हो जाएगी। यानी जिस तरह से इक्विलिब्रियम माइक्रो में स्टेबल हो जाता था, बिल्कुल उसी तरह से इक्विलिब्रियम मैक्रो में भी हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्टिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमीज। द ऑप्टिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमीज वाज वन ऑफ लेजस फेयर। लेजस फेयर का मतलब ये होता है कि हाल पर छोड़ दिया जाए, मुदाखलत ना की जाए। अब ऑप्टिमल, ये जो क्लासिकल थे, इन्होंने ये कहा कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो इक्विलिब्रियम है वो खुद ब खुद सेट होता है, जिस तरह से माइक्रो में सेट होता था। जो मैंने मिसाल दी कि अगर कीमत बढ़ जाती है तो किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, सादा सा रूल है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। उसके अलावा क्लासिकल ने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है मुदाखलत ना करे। अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो वो ये कहते हैं कि ये शॉर्टेज थोड़े टाइम के लिए है, गवर्नमेंट को इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। जब शॉर्टेज हो जाएगी किसी भी चीज़ की तो खुद ब खुद वो चीज़ जो है सरप्लस हो जाएगी। कैसे सरप्लस होगी मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने मिसाल दी, शॉर्टेज हो जाती है। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी हो जाती है। जब शॉर्टेज हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, जब चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसे खरीदना कम कर देते हैं। तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, शॉर्टेज कम हो गई। तो इस तरह से जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें कोई रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से उन्होंने दूसरी मिसाल दी, यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी अनएम्प्लॉयमेंट की। वो ये कहते हैं कि जब किसी भी इकॉनमी में डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, वो ये इनका जो मानना था क्लासिकल का, वो ये था कि डिमांड जो है वो जनरेट करती है अपनी सप्लाई को। यानी अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगी, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से उसकी सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। यहाँ पर उसने मिसाल दी है अनएम्प्लॉयमेंट की। वो ये कहता है कि किसी भी मुल्क में अगर जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड लेबर जो है वो बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयड लेबर जब बढ़ेगी तो लेबर क्या करेगी, अपनी कीमत जो कि उसकी वेज रेट है काम करने का, उसका उजरत जो है वो कम कर देगी। जब वेज रेट कम होगा तो फर्म क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि लेबर उसे आसानी से सस्ते में मिल रही है।
जब ये मामला होगा तो तमाम की तमाम जो लेबर है वो हाँ जॉब पर चली जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए जो मामला मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है वो अपनी मैकेनिज़्म खुद कंट्रोल करती है, जैसे मैंने 2-3 मिसालें दी हैं यहाँ पर, तो उसी को इनविजिबल हैंड कहते हैं कि देखो किसी ने भी उसमें मुदाखलत नहीं की, लेकिन खुद ब खुद मार्केट ने अपना इक्विलिब्रियम अचीव किया। ठीक है, तो ये है इनविजिबल हैंड। उसके बाद ये दोबारा वही बात है कि इनविजिबल हैंड की जो टर्म है एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने दोनों जो हाईलाइट कर दिया। इनविजिबल हैंड एक दफ़ा फिर से मैं बता दूँ, देखिए एडम स्मिथ ने ये कहा कि जब मार्केट जो है फ्री मार्केट होती है उसमें हर बंदा अपना मुनाफा सोचता है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगी। किस तरह से होगी, देखिए अगर तो वही बात कि डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, दोबारा से कम हो जाएगी। तो यही है इनविजिबल हैंड। ठीक है, कि किसी ने भी उसको में मुदाखलत नहीं की। जैसे अगर गवर्नमेंट इसमें आती तो फिर तो हम कह सकते थे कि मुदाखलत हुई है, लेकिन मुदाखलत किसी ने नहीं की, लेकिन मार्केट खुद ब खुद अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है। बस ये बात है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फुल एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आगे 35-36 से लेक्चर में भी हैं। यहाँ पर यह है कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। यानी सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊँ तो एक तो लेबर फोर्स है और वो काम करना चाहती है और फिर उसे नौकरी नहीं मिल रही तो हम उसे कहेंगे अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर एक शख्स है जो काम करना ही नहीं चाहता, ठीक है, और उसमें कोई स्किल्स भी नहीं है, लेबर मार्केट में भी नहीं आता वो, तो उस वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। उसके बाद ये है जनाब एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जब क्लासिकल इकोनॉमीज़ ने क्या मशवरा दिया, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन के दौर में इकोनॉमी जो क्लासिकल इकोनॉमीज़ थे उनका ये कहना था कि सेविंग बढ़ा दी जाए। जब सेविंग बढ़ेगी, बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उधार लेगी बैंक से और चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। सही है। दूसरा उनका मशवरा ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से है क्योंकि फ्री मार्केट जो मैकेनिज्म उन्होंने बताया था ना, फ्री मार्केट मैंने अभी बताया कि मार्केट अपना मैकेनिज्म खुद कंट्रोल करती है, प्राइस और इक्विलिब्रियम। तो फ्री मार्केट जो है उसमें रुकावट है। आप फ्री मार्केट इकोनॉमी के रास्ते क्लियर करें और जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। फेलियर ऑफ द क्लासिकल मॉडल, ये सिर्फ समझ लें आप, पेपर के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बेस आपको पता होनी चाहिए क्यों। देखें ग्रेट डिप्रेशन एक वो दौर था जर्मनी में, जब वर्ल्ड वार हुई उसके बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन ये होता है, तारीफ इंपॉर्टेंट है कि जब आज किसी भी चीज़ की कीमत 10 रुपये है, कल उसकी कीमत 300 हो जाए, अगले दिन 3000 हो जाए, तो इस तरह से हर रोज़ कीमत बढ़े। ठीक है, तो ये इस दौरान जब लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें खरीद रहे थे और उनकी जो कीमतें चीज़ों की थी वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। तो अब ये कह रहा है कि जो क्लासिकल इकोनॉमीज़ है वो तो ये कह रही है कि सेविंग करे। सेविंग कहाँ से करे भाई, पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो सेविंग कहाँ से होगी। ठीक है, ये इस वजह से भी एक तो क्लासिकल इकोनॉमीज़ फेल हो गई, जवाब ना दे सकी। उसके नतीजे में वैसे तो 2-3 वजूहत और भी है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इस वजह से इसको स्किप कर रहा हूँ। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दी। उसके नतीजे में जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट या जो दूसरी थ्योरी हमारे सामने आई वो है केन्जियन की। केन्जियन ने ये कहा, क्योंकि क्लासिकल ने ये कहा था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, मुदाखलत गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। केन्जियन ने ये कहा कि गवर्नमेंट की मुदाखलत होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल करे, प्राइस सेट करे। ठीक है, तो ये था केन्जियन का व्यू। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है दोनों, एक तो केन्जियन व्यू और एक क्लासिकल व्यू। क्लासिकल का ये था कि और केन्जियन का क्या था कि ठीक है। उसके बाद है केन्स व्यू अबाउट ग्रेट डिप्रेशन। देखिए क्लासिकल का व्यू ये था, डिप्रेशन के दौरान उन्होंने ये सोल्यूशन पेश किया कि आप सेविंग बढ़ा दें, सेविंग बढ़ेगी तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा और कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर देगी किसको, फर्म्स को। सही है, लेकिन अब केन्स का क्या व्यू था, केन्स ये कहते हैं कि आप सेविंग कम से कम रखें, सेविंग कम से कम होगी तो क्या होगा, कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, हम पैसों का यही कर सकते हैं ना, या तो सेव कर ले या उसे कंज्यूम कर दें। देखिए जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी
तो हम कंज्यूम किस चीज़ पर करते हैं? फर्म की जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसी पर तो हम करते हैं ना कंजम्पशन। अब जब हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो फर्म चीज़ें भी तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी ना। जब हम सेविंग ज़्यादा कर लेंगे, उसके जो कि उसके मुखालिफ केस है, जब हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तब क्या होगा? हमारे पास कंज्यूम करने के लिए पैसा कम होगा। जब हम कंज्यूम करने के लिए पैसा हमारे पास कम है तो हम चीज़ें भी कम खरीदेंगे और फर्म चीज़ें भी कम प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि फर्म पागल तो है नहीं कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करे और उसकी चीज़ें कोई खरीदे ही ना। तो ये केन्स का व्यू था। केन्स कहते हैं कि आप कंजम्पशन को इंक्रीज़ करें और सेविंग को कम से कम करें, ताकि फर्म को पता चले कि हाँ उनकी चीज़ें कोई खरीद रहा है। उसके अलावा दूसरी जो पॉलिसी केन्स ने बताई वो ये कि देखें, जब अनएम्प्लॉयमेंट है और वेज रेट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों के पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे है ही नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, काम ही नहीं कर रहे तो पैसा ही नहीं आ रहा। तो फर्म क्यों अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी भाई, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कोई चीज़ खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो इस वजह से फर्म भी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करती। जब फर्म की प्रोडक्शन कम हो गई तो फर्म लेबर रख के क्या करेगी? जो पहले से उसके पास लेबर है फर्म उसे भी निकाल देगी, सही है। जब ये लेबर भी निकल गई तो इनके पास भी पैसा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि ये भी क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। फिर इस तरह से फर्म दोबारा से अपनी प्रोडक्शन कम कर देगी, क्योंकि ये जो पहले चीज़ें खरीद रहे थे ये भी नहीं खरीद सकते अब तो इस तरह से जो फर्म है वो चीज़ें अब कम प्रोड्यूस करती जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। ये वैसे ही है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अभी भी बता दिया मैंने। और इसके अलावा 26-27वें लेक्चर में भी है ये, तो बेहतर यही है कि आप अभी से चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि घुमा फिरा के बातें यही होनी है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये थोड़ा सा टफ है निस्बत इसके के माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमने कंसेप्ट पढ़े। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।